सुप्रभात। आप सबों का, सारे प्रशिक्षुओं का फिर से मेरी क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा, सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत राष्ट्र संबंधी उद्देश्य क्या क्या है, सामाजिक उद्देश्य क्या क्या है। फिर हम इसी के अंतर्गत में हमारा विषय वस्तु का जो शिक्षण केंद्र बिंदु है वह शिक्षा तथा समाज का संबंध। शिक्षा तथा समाज का संबंध कैसा होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। समाज, समाजशास्त्र तथा शैक्षिक शास्त्र, समाज, समाजशास्त्र तथा शैक्षिक शास्त्र को शिक्षा से क्या है, इसका घनिष्ठ संबंध है। समाज का, समाजशास्त्र का और शैक्षिक शास्त्र का। इसलिए प्रत्येक समाज जो है अपनी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को तथा आदर्शों को सामने रखते हुए क्या करता है, शिक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार नियोजित करता है, इस प्रकार वह नियोजित करता है कि वह अपने आदर्शों को प्राप्त कर ले तथा उसके सभी उपयोगी जो व्यक्ति हैं सभी उपयोगी सदस्य बन जाए और वह महान कार्य उस समाज को प्राप्त हो सके, पूरा हो सके। इसलिए जब समाज के सभी व्यक्ति, हमारा जो सोसाइटी है उसके सभी व्यक्ति आदर्शों के अनुसार अपने जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनके अनुसार अपने व्यवहार में अगर परिवर्तन करते हुए उसके अनुकूलन कर सके तो क्या होगा, शिक्षा इस संबंध में क्या करेगी, सहायता करेगी। शिक्षा का क्या कार्य है, इन सब चीज़ों को, इन सब संबंधों में वो क्या कर सकती है, हमेशा मदद करती है और वो हमेशा क्या करती है, घनिष्ठ संबंध होने के नाते वे हमेशा इसके अनुकूलन चलती है। यह संबंध जो है, ये जो रिलेशनशिप है इन तीनों में, शिक्षा, समाज, समाजशास्त्र, शिक्षा, समाज, ये तीनों में जो संबंध है ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा क्या है, समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार से हमारा क्या बदलता है, समाज। शिक्षा कैसे बदलती है, समय जैसा समय रहेगा वैसे ही शिक्षा भी हमारा क्या है, समाज के अनुसार बदल जाएगी। जैसे पहले हमारा क्या था, गुरुकुल की शिक्षा थी, तो ये धीरे धीरे हमारे समाज में क्या है कि गुरुकुल की शिक्षा से हम कहाँ आ गए, अपने वर्तमान शिक्षा, भावी जीवन तैयारी होने के लिए शिक्षा, अपने आदर्शों के लिए, अपने कुशलताओं, आर्थिक कुशलता के लिए शिक्षा, अपने जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा, हमारा ये उद्देश्य हो गया। तो हमारा क्या है, जैसे जैसे समय बदला उसी तरह समाज भी बदल गया। और शिक्षा का इतिहास जो है इस बात की पुष्टि करता है या इस बात की साक्षी है और वह बतलाता है कि विभिन्न कालों तथा विभिन्न प्रकारों के समाजों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है और की जा रही है। इस संबंध में हम कुछ उदाहरण के द्वारा या विभिन्न समाजों के द्वारा हम इसको आगे जानेंगे। तो आप मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। पहला क्या है, प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज। हमारा मध्यकालीन जो सोसाइटी है, एंशियंट जो सोसाइटी है, उससे कैसा था, तो प्राचीन और मध्यकालीन ये समाज में क्या था, पहले के समाज में क्या था, धर्म का बोलबाला था। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे और धार्मिक कर्मकांड से और धार्मिक क्रियाकलाप से वे ज़्यादा जुड़े हुए थे और उसकी शिक्षा कैसी थी, धार्मिक थी। दूसरे शब्दों में हम अगर देखें तो प्राचीन और मध्यकालीन क्या था, हमारा समाज धर्म प्रधान था, लेकिन उप समाज में धार्मिक सिद्धांतों का हम अनुसरण करते हैं तो व्यक्ति के धार्मिक और चारित्रिक विकास पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, आधुनिक समाज है ना। हमारा क्या था, पहला समाज जो था प्राचीन समाज में क्या था कि हमारा समाज का क्या था, धर्म का बोलबाला था प्राचीन और मध्यकालीन में। लेकिन जब मॉडर्न सोसाइटी आया तो क्या हो गया, विज्ञान का हो गया और इसमें विज्ञान का विशेष प्रभाव पड़ने लगा और शिक्षा के द्वारा इस बात पर बल दिया गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने लगा,
व्यापक रूप से, तो इस बात पर बल देने लगा। जैसे ही जब वैज्ञानिक युग में आ गए तो इस बात पर बल दिया जाने लगा कि व्यक्ति की चिंतन, सोचने की, समझने की, तर्क, चिंतन तथा निर्णय करने की जो क्षमता है, जो मानसिक शक्तियां हैं, वे क्या हो गई, इस क्षेत्र में आके पूर्ण रूप से विकसित हो गई। तो ध्यान देने की बात है कि वर्तमान समाज जो है वो हमारा विभिन्न रूप है। प्रत्येक समाज में विभिन्न सिद्धांत है। अगर विभिन्न रूप है तो प्रत्येक समाज में सबका अपना अपना सिद्धांत होगा, आदर्श होंगे, और आदर्श के अनुसार ही हमें क्या करना होगी, विभिन्न समाजों के जो अपने अपने सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, उनके अनुसार हमें क्या करना होगी, शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। वे किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण करें, है ना। तो वर्तमान काल में हमारे सम्मुख समाज में कई रूप हो गए, जैसे भौतिकवादी समाज, आदर्शवादी समाज, साम्यवादी समाज। तो इन सब, ये जो भौतिकवादी समाज हैं, विभिन्न इच्छाओं आकांक्षाओं के प्रति जो हमारा विभिन्न विलासिता, भौतिक वस्तुओं की तरफ जो हम भाग रहे हैं। आदर्शवादी समाज, जो हम अपने आदर्श मानव, जो हम अपने को विवेक के द्वारा अपने आदर्श मूल्यों को जिंदा रखते हैं। तो ये क्या करना है, स्वतंत्र रूप से इन्हीं समाजों के सिद्धांतों के उद्देश्य निर्मित किया जाता है। किसके द्वारा, भौतिकवादी समाज के द्वारा, आदर्शवादी समाज के द्वारा और साम्यवादी समाज के द्वारा। तो शिक्षा का स्वरूप इन्हीं समाज के अनुसार हमें क्या करना है, बनाना है। तो आदर्शवादी समाज में ईश्वर की सबसे महान तथा सुंदर कृति, आदर्शवादी जो समाज है वे क्या है, ईश्वर की सबसे महान और सुंदर कृति है। क्योंकि इसमें क्या है, आदर्शवादी मानव क्या है, अध्ययन पर इसलिए अधिक बल दिया क्योंकि ये पशुओं की तुलना में मानव की बुद्धि तथा विवेक आदि शक्तियाँ भी अधिक होती हैं। आदर्शवादी समाज में मानव की बुद्धि और विवेक की शक्तियाँ अधिक होती है। इसमें सत्यम शिवम और सुंदरम की, है ना, उस सत्यम एवं सुंदरम की पहचान होती है। वर्तमान सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक वातावरण मानव ने स्वयं ही बनाया है। आदर्शवादी समाज क्या है कि आदर्शवादी समाज क्या है, मनुष्य इसमें क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी माने जाते हैं। आदर्शवादी समाज में मनुष्य क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी माने जाते हैं। विचार तथा बुद्धि को विशेष महत्व देते हैं। आदर्शवादी समाज में विचार तथा बुद्धि को विशेष महत्व देते हुए आध्यात्मिक विकास के आदर्श को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अतः ऐसे समाज की शिक्षा में चरित्र गठन तथा नैतिक विकास क्या करना है, ऐसे समाज में हमें शिक्षा में चरित्र गठन, लोगों को चारित्रिक, धार्मिक और नैतिक विकास पर बल देते हैं। मस्तिष्क में क्या है, पहले विचार आता है। मस्तिष्क का विचार क्या होता है, पहले आता है, और वस्तु की कल्पना क्या होती है, बाद में होती है। जैसे अगर हम इस आदर्शवाद में अगर थोड़ा सा इसको उदाहरण से समझे कि कुर्सी को ही लीजिए, तो आज कुर्सी है, कल नष्ट भी हो सकती है। आज कुर्सी है, वस्तुएं हैं, तो कल क्या है, नष्ट भी हो सकती है। किंतु कुर्सी का विचार क्या है, वह हमारे लिए सत्य है, वह नष्ट नहीं हो सकती है। अब हम थोड़ा भौतिकवादी समाज को समझ ले कि है क्या ये भौतिकवादी समाज। तो भौतिकवादी समाज, जैसे हमने कहा, संपन्नता, विलासिताओं की वस्तुओं, ये क्या है, प्रमुख स्थान दिया गया है। ऐसे समाज में क्या है, नैतिक आदर्श, आध्यात्मिक मूल्यों, रचनात्मक कार्यों और विवेक आदि के विकास में कोई स्थान न देते हुए क्या करना है, शिक्षा की व्यवस्था जो है केवल भौतिक सुखों की उन्नति के लिए, इनका क्या है, सब कितना अच्छा लाइन इन्होंने बताया कि शिक्षा की व्यवस्था जो है केवल भौतिक सुखों की उन्नति के लिए है, जिससे हमारा समाज क्या होगा, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। जिससे जो ये हमारा समाज है, समाज विकसित जो हो रहा है वो विभिन्न भौतिक सुविधाओं के कारण। तो आज जो हम ये जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है वे भौतिक सुखों की उन्नति के लिए की जा रही है। तो मानव के पास क्या है, भौतिक सुख सुविधाएं क्या है, अनगिनत है। उन सब की प्राप्ति के लिए उन्हें क्या होना है,
शिक्षित होना है, शिक्षा का विकास लाना और शिक्षा के सामंजस्य से उसे अपने में प्रगति लाना है, और वो प्रगति क्या है, उसके लिए सहायक होगा, जिससे समाज क्या है, पूरा धन धान एवं परिपूर्ण हो जाएगा। अब इसी के अंतर्गत है कि प्रयोजनवादी समाज है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रयोजन किसी चीज़ का लक्ष्य, मूल्य, तो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना। तो प्रयोजनवादी के अनुसार क्या है कि सत्य की कसौटी, पुनर्निरीक्षण। प्रयोजनवादी क्या है, मानव अनुभवों में मूल्य ढूंढता है। प्रयोजनवादी जो समाज है, परीक्षण करते हैं, सत्य की कसौटी को करते हैं, तो वेरिफिकेशन इसमें करते हैं, अनुभव के मूल्यों को ढूंढते हैं। तो अतएव इसे क्या, प्रयोजनवादी को हम क्या कहेंगे, मानवतावादी भी कहेंगे। तो प्रयोजनवादी चूँकि विज्ञान के प्रयोग संबंधी विधियों पर बल देता है। उसका उद्देश्य क्या है कि जो विज्ञान के अनुसार जितने भी प्रयोग विधियां होती हैं, जिसकी सत्यापनशीलता को हम आंकते हैं, उनकी कसौटी, सत्य की जो कसौटी आंकते हैं, उसकी विधियों पर ये बल देता है। इसलिए यह प्रयोजनवाद भी कहलाता है। प्रयोग द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में सत्य की जांच करता है। व्यक्ति क्या है, विभिन्न परिस्थितियों में सत्य की जांच करता है। और मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसको समाज में, है ना, प्रायः हमने बताते आ रहे हैं कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। विभिन्न सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है और इसको समाज में एक सक्रिय सदस्य के रूप में होना चाहिए। किसको, मनुष्य को समाज में एक सक्रिय मेंबर के रूप में आना चाहिए। कि इस कार्य में भी शिक्षा क्या है, उसके लिए अधिक सहायक है, उपयोगी है। और शिक्षा के द्वारा बालक को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। मनुष्यों का व्यक्तियों के साथ क्या है, संपर्क नहीं होता, तो मानव कभी भी इतना, अगर मनुष्य का विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क, विभिन्न व्यक्तियों से भाषा में, धर्म में, तो विभिन्न व्यक्तियों के साथ उसका जो संबंध है, वो मधुर मिलन जो है, उसके कारण क्या है, अगर वो संपर्क नहीं हो पाता, पारस्परिक निर्भरता नहीं हो पाती, तो हमारा आज मानव इतना विकास नहीं कर पाता, इतना डेवलप नहीं करता। मानव को सदैव नवीन अनुभवों की जो खोज करने के लिए क्रियाशील रहना चाहिए, वो नहीं हो। तो अनुभव की खोज करने के लिए इसमें प्रयोजनवादी में क्या है, क्रियाशील रहना। इसलिए ये बुद्धि की अपेक्षा क्या करते हैं, परिस्थिति विचार की अपेक्षा क्रिया पर अधिक महत्व देते हैं। परिस्थिति विचार की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट है फासिस्ट समाज। तो ये फासिस्ट समाज जो है, राज्य को मुख्य तथा व्यक्ति को इसमें क्या दिया गया, फासिस्ट समाज में राज्य को मुख्य, व्यक्ति का गौण स्थान दिया गया। ऐसे समाज में व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह राज के हित में अपने जीवन की आहुति देने में भी संकोच ना करे। क्या करे, ऐसे समाज में यह आशा, किस समाज में, फासिस्ट समाज में यह आशा की जाती है कि वे राज के हित में अपने जीवन की आहुति देने में संकोच ना करे। ऐसे समाज पर एक ही व्यक्ति का पूर्ण अधिकार रहता है। कहने का मतलब एक ही राजा जो इसमें होते हैं, वो एक ही व्यक्ति का इसमें अधिकार होता है। तो वह शक्ति के बल पर शासन करता है, विरोध करने वालों को कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे समाज में, फासिस्ट समाज में क्या है कि अगर जो राजा के द्वारा जो भी तौर तरीके हैं, उस पर, उसकी जो शक्ति पर, है ना, अगर उनकी शक्ति पर, उसके शासन पर अगर वो कोई विरोध करता है, तो विरोध करने वाले को दंड दिया जाता है। छोटी छोटी भूलों पर शारीरिक दंड दिया जाता है। शासक अपनी मर्जी से शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते हैं। यहाँ की जो शासक हैं, वे अपनी मर्जी से शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते हैं। कहने का क्या तात्पर्य, शिक्षा बालकों में, है ना, शिक्षा बालकों में शक्ति और राज्य के प्रति भक्ति की भावना भरती है। अपनी मर्जी के मुताबिक शिक्षा बालकों में शक्ति और राज्य के प्रति भक्ति की भावना, उनके हित के लिए स्वयं को बलिदान करने की भावना भरती है। गत वर्षों में जापान में, जर्मनी में और इटली में इसी प्रकार का समाज था और उसके सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की गई। अतः ऐसे समाज में जनसाधारण की अपेक्षा केवल प्रतिभाशाली
व्यक्तियों को ही मान्यता दी जाती है। किसको? प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ही मान्यता दी जाती है। कहने का मतलब कि इसमें वैसी शिक्षा दी जाती है जो उच्च शिक्षा पाने के लायक हो या उच्च शिक्षा प्रखर बुद्धि के हो, प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, वैसे ही फाशिस्ट समाज में उन्हीं को समाहित किया जाता है। जैसे शासक अपनी मर्जी से वैसे बालकों को शिक्षा देंगे, वैसे ही शासक क्या है, वैसे ही बालक उस फाशिस्ट समाज में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा जनतंत्रवादी समाज। जो जनतंत्रवादी समाज क्या है? डेमोक्रेटिक सोशोलॉजी। तो डेमोक्रेटिक है क्या? सोसाइटी क्या है? तो जनतंत्रवादी समाज वह समाज है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेष महत्व दिया जाता है। किसको किसको? जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशेष महत्व दिया जाता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, समान अधिकार और व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में विश्वास, अवसरों की समानता प्राप्त होती है। बालकों को अपनी रुचि के अनुसार, जनतंत्रवादी समाज में क्या है कि बालकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता होती है। शिक्षा और समाज के संबंध पर बल देते हुए ओटाबे शिक्षा शास्त्री ओटाबे ने क्या कहा कि शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है। शिक्षा जो है वो संपूर्ण समाज की क्रिया है। एजुकेशन इज़ द फंक्शन ऑफ द होल सोसाइटी। लोकतांत्रिक शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की व्याख्या योग्य नागरिक के रूप में करता है। कौन? ओटाबे के अनुसार क्या है कि लोकतंत्र जो शिक्षा है वो सामाजिक उद्देश्य की व्याख्या है, वह योग्य नागरिकों के लिए ही किया जाता है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव। शिक्षा का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव। तो शिक्षा इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन, आवश्यकताएं, आदर्श इत्यादि के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था क्या होती है? संचालित होती है और निर्मित होती है। तो समाज का शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में क्या है? आवश्यकताएं, आदर्श, मानवीय मूल्य, इनके अनुसार जो शिक्षा की व्यवस्था जो संचालित की जाती है, निर्मित की जाती है, तो ऐसे में समाज का शिक्षा पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका अध्ययन हम अग्रलिखित करेंगे। तो लिंग विद्यालय एवं समाज के अंतर्गत हम पहला पॉइंट क्या देखेंगे? ये शिक्षा का समाज पर कैसे प्रभाव पड़ता है कि समाज का संगठन, आदर्श तथा आवश्यकताओं का प्रभाव कैसे होता है। समाज के संगठन, आदर्श तथा आवश्यकताओं का प्रतिबिंबन उस समाज की शिक्षा में होगा जो तानाशाही समाज है, आज्ञा तथा अनुशासन के समाज है, जनतांत्रिक समाज है, सहकारिता समाज है, समानता, स्वतंत्रता पर जो बल देते हैं और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का जो प्रयास करते हैं। समाज के संगठन और आदर्श में आवश्यकता का क्या क्या है, क्या प्रभाव है कि किस पर जोर देते हैं? तानाशाही समाज में, समाज में आज्ञा का अनुशासन कैसा होना चाहिए, जनतांत्रिक समाज में कैसा होना चाहिए, सहकारिता कैसा होना चाहिए, समानता कैसा होना चाहिए और स्वतंत्रता कैसा होना। तो ये समाजी जीवन को आदर्श प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? प्रयास किया जाता है। तो जनतंत्रीय समाज में शिक्षा राज्य के प्रमुख उत्तरदायित्वों में से है। ये जो हमारा जनतांत्रीय समाज है वो शिक्षा का क्या है? प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक है। इसलिए शिक्षा के विभिन्न अंगों को निर्धारित करते हुए हमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। किसके द्वारा? जनतांत्रीय समाज में हम क्या करते हैं? शिक्षा के विभिन्न अंगों को निर्धारित करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट क्या है? राजनीतिक स्थिति का प्रभाव, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा होना चाहिए हमारा शिक्षा का। तो समाज की राजनीति क्या है का विचारधारा क्या है, शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार जैसी सामाजिक राजनीतिक विचारधारा होगी, जैसी शिक्षा की व्यवस्था क्या है
उसी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप हो जाएगी। जैसे अमेरिका, चीन, रूस तथा इन सब चीज़ों में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, वहाँ की राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। लेकिन राजनीतिक स्थिति का प्रभाव यहाँ भी आए दिन हमको वर्तमान में भी मिलता है। छात्रों में अनुशासनहीनता, दंगे फसाद, भ्रष्टाचारी, ये सब क्या है, राजनीतिक स्थिति का ही प्रभाव है। तो नेक्स्ट क्या है, आर्थिक स्थिति का प्रभाव। कैसा इकोनॉमिक कंडीशन, कैसा इफेक्ट पड़ता है हमारे समाज पे। तो समाज की आर्थिक स्थिति, शिक्षा का क्या है, व्यापक प्रभाव पड़ता है। जिन समाजों की आर्थिक स्थिति समुन्नत होती है, वहाँ की व्यवस्था क्या है, प्रशंसनीय होती है। संपन्न तथा आर्थिक रूप से सुदृढ़ समाज होगा। और शिक्षा की व्यापकता, पर्याप्त विद्यालय भवन और फर्नीचर, विद्यालयों तथा शिक्षा की पर्याप्त संख्या, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, विद्यालयों में उसके सुख सुविधा के लिए फर्नीचर, विद्यालय, पुस्तकालय, इन सब चीज़ों का क्या करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति का प्रभाव के अंतर्गत क्या क्या आया, हमें क्या करना है, पर्याप्त विद्यालय का भवन देखना है, फर्नीचर देखना है, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या देखना है, लाइब्रेरी देखना है, पुस्तकालय भवन देखना है, शिक्षण सामग्री देखना कि मेरा जो टीचिंग प्रैक्टिस करने, ये टीचिंग जो उपकरण है, टेक्निक, वो मेरे लिए कैसी है, प्रयोगशालाएं कैसी है, ये सब की क्या है, समुचित व्यवस्था सम्मिलित है कि नहीं, जिसकी सहायता से समाज क्या होगा, आर्थिक दृष्टि से उन्नत करता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समाजों में पाठ्यक्रम में ऐसे विषय को, है ना, जो हमारा आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा समाज है, तो पाठ्यक्रम जो हमारा है, जो हमारा विषय वस्तु है, ऐसे विषय को दिया जाता है जिससे क्या हो, आर्थिक स्थिति में ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में क्या हो, आए दिन सुधार हो। और भारत की आर्थिक स्थिति का प्रभाव क्या है, शिक्षा की व्यवस्था से हम क्या कर सकेंगे, स्पष्ट रूप से हम देख सकेंगे। अब क्या है, यहीं पर क्या है, आर्थिक स्थिति को और प्रखर रूप से तेज करने के लिए यहाँ वैज्ञानिक, व्यावसायिक, प्राविधिक, टेक्निक शिक्षा की व्यवस्था के द्वारा देश की आर्थिक स्थिति को भी क्या किया जाए, सुधारा जाए। विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से इन्हें क्या करें, विभिन्न तरीकों से व्यावसायिक प्रशिक्षण में लगाया जाए और शिक्षा की व्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं, धार्मिक स्थिति का प्रभाव। क्या है धार्मिक स्थिति, जो कि शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो प्राचीन काल में हमारा क्या है, शिक्षा जो है, जो धर्म प्राचीन काल में, और ये क्या, प्राचीन काल और शिक्षा का जो धर्म है हमारा, वो एक ही सिक्का के दो पहलू थे। वर्तमान काल में समाज के जो है आर्थिक विचारों तथा आवश्यकताओं, आर्थिक विचारों तथा क्षमताओं तथा शिक्षा पर क्या है, इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि समाज क्या है, धार्मिक दृष्टि से कट्टर है ना। इसीलिए यहाँ क्या है, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, जाति के नाम पे दंगे फसाद आदि होते रहते हैं। समाज जो है वो हमारा धार्मिक दृष्टि से कट्टर है, सब अपने अपने धर्म के लिए, है ना, प्रतिद्वंदिता पर उतर आए हैं। वे ऐसे बालकों में अपने धर्म के प्रति सहानुभूति, श्रद्धा, आदर की भावना सिखाता है तथा यहाँ समाज विभिन्न धर्मों में विश्वास कराता है। समाज क्या कराता है, ऐसे बालकों को उसके अंदर में सहानुभूति एवं श्रद्धा, किसके प्रति, धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति विश्वास, श्रद्धा दिलाता है और आदर की भावना को सिखाता है, ताकि बालक क्या करे, अपने धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव, है ना, उपेक्षा का भाव व्यक्त करते हैं धर्मों के प्रति। तो परंतु इन समाजों में विभिन्न धर्मों के मतालंबी भी होते हैं। यहाँ समाज वहाँ समाज क्या है, विभिन्न धर्मों में विश्वास करता है। ऐसे समाज में क्या है, बालकों को सभी धर्मों के श्रेष्ठ, बालकों में क्या किया जाता है, सभी धर्मों की श्रेष्ठ बातें या शिक्षाएं सिखाई जाती हैं। भारत विविध धर्मों का देश है, अतः यहाँ
किसी एक धर्म विशेष की क्या है शिक्षा नहीं दी जाती है। सभी धर्मों की श्रेष्ठ शिक्षाएं अर्थात धर्म के समान शिक्षाओं की सिद्धांत क्या की जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है कि सभी धर्म की हमें क्या करनी चाहिए, पूजनीय है। सभी धर्म को हमें आदर भाव से देखना है और ये जो हम आदर भाव है ये हम शिक्षा के द्वारा ही करेंगे। और शिक्षा, जो व्यक्ति शिक्षित प्राणी है वो उसके अंतर्गत क्या है, जो मानवीय गुण है। ये अगर भारत तो विविध धर्मों का देश है, विविधताओं का देश है, अगर वो अपने अंदर है ना ये राष्ट्र संबंधी सामाजिक उद्देश्य के प्रति अगर अपनी निष्ठा को ईमानदारी के साथ अगर करे तो वो क्या करे, अपने धर्म का पालन कर सके, अपने कर्तव्यों के साथ, अपने अनुशासन के साथ, कर्तव्यनिष्ठा के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सामाजिक दृष्टिकोण का क्या प्रभाव पड़ा, समाज का हमारे सामाजिक दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो समाज तथा शिक्षा का क्या है, परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे की शिक्षा की कड़ी हैं, इन दोनों के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। तो समाज का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रभाव क्या है, शिक्षा पर पड़ता है। तो परंपरागत समाज में पुरातन पद्धति पर आधारित रूढ़िवादी तथा परंपरावादी शिक्षा पर क्या है, प्रायः बल दिया जाता है। परंपरावादी जो समाज है ना, जो ट्रेडिशनल युक्त जो हमारा सोसाइटी वो क्या करता है, रूढ़िवादी और परंपरावादी शिक्षा पर बल देता है, जिसके कारण पाठ्यक्रम जो हमारा है, शिक्षण विधियाँ जो है, विद्यालय संगठन इत्यादि में नवीन प्रवृत्तियों इत्यादि में क्या है, नवीन प्रवृत्तियों और सिद्धांतों को क्या आवश्यक नहीं समझा जाता। इसके विपरीत गतिशील दृष्टिकोण में रहकर परिवर्तित परिस्थितियों तथा समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करता है। ऐसे में समाज समय में क्या करता है, बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है और उन्हें समाज का क्रियाशील स्वयं बनाकर प्रगतिशील पर बल दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, प्रगतिशील और क्रियाशील पर बल दिया जाता है, ताकि क्या हो, उसका सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव क्या हो, समाज पर जो पड़ता है उसके अनुसार हम उसके अंतर्गत में क्या करते हैं, नवीन सिद्धांतों को, नवीन विधियों को, प्रगतिशील दृष्टिकोण को है ना, और नवीन प्रवृत्तियों को हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसको शिक्षा व्यवस्था में क्या लाते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव। सोशल चेंज जो है, समाज में जो परिवर्तन है उसका जो हमारा इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पर, वो कैसे पड़ा है। तो प्रायः हम क्या बोलते आ रहे हैं कि समाज क्या है, परिवर्तनशील है, गतिशील है। वो क्या है, वो अगर स्थिर हो जाएगा तो हमारा समाज का बढ़ना, विकास रुक जाएगा। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का विधिवत नियम है। चूँकि समाज क्या है, गतिशील, चलायमान और परिवर्तनशील होता रहता है। समाज में हो रहे और प्रवृत्तियों के साथ परिवर्तन के साथ शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहे हैं, बदलते हो रहे हैं और परिवर्तित हो जाते हैं। भारत में क्या है, ब्रिटिशकालीन समाज में शिक्षा का क्या है, शिक्षा का वक्त क्या है, विभिन्न वर्गों तक ही सीमित था। भारत में ब्रिटिशकालीन समाज में जो शिक्षा सीमित थी वो सिर्फ विभिन्न वर्गों तक ही सीमित थी। परंतु स्वतंत्रता के भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या हो गया, इसका मुखौटा को हटा दिया गया और समानता के लिए शिक्षा की अवधारणा को पूर्ण क्या किया गया, प्रयास किया गया। और इसके लिए वो क्या हो गए, प्रयासशील हो गए, प्रगतिशील हो गए। परिवर्तन होने के साथ साथ क्या हुआ, हमारे समाज में नित्य दिन क्या हो गया, परिवर्तनों के प्रभाव के कारण, गतिशीलता के कारण हमारे समाज में शिक्षा तथा समाज के बीच जो संबंध है वो क्या हो गया, बदल गया और हम नवीन चीज़ों की ओर आकर्षित हो गए। और इसके कारण हमारा शिक्षा की अवधारणा का पूर्ण प्रायः प्रगतिशील आए दिन होता जा रहा है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आप बताइए समाज का अर्थ क्या है,
समाज में शिक्षा का क्या स्थान है, समाज का शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी विवेचना करें। इसे करते हुए क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में पुनः हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।